हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो दोस्तों सीटेट के अलावा बाकी टेट एग्जामों में भी आता है। ठीक है, यानी रिपीट पर रिपीट जो क्वेश्चन दोस्तों आता है वही सब मैं आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर के सवाल। तो पहला नंबर का सवाल में है कि एक अध्यापक यानी एक टीचर कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। चार ऑप्शन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और चार ऑप्शन में आप लोग को राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो दोस्तों, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मान संचालक उद्देश्य को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि गणित सार संग्रह के लेखक यानी राइटर कौन है। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी महावीराचार्य। ठीक है, तो गणित सार संग्रह के लेखक यानी राइटर कौन है, महावीराचार्य। अगला सवाल पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक होता है, यही दोस्तों सवाल में पूछा गया है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा यानी अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। यही दोस्तों क्या होता है, जरूरी होता है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से यानी प्राइमरी लेवल से कोई संबंध नहीं है। तो आप लोग को दोस्तों सवाल में यही पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर दोस्तों इनमें से क्या नहीं पढ़ाया जाता है, प्रतिरूप, कोण, सममित या फिर चौपड़। तो इनमें से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी चौपड़ का चैप्टर नहीं है दोस्तों प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में आप लोग का सवाल है कि गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लैंगिक भेद। ठीक है, तो गणित से डरने और फेल होने के लिए इनमें से दोस्तों किसको एक कारण नहीं माना जा सकता है, तो याद रखिएगा लैंगिक भेद को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ क्या मदद करती है। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां हेल्प करती है यानी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आप लोग का सवाल है कि गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है। गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता रखता है दोस्तों गणितीय संचारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आप लोग का सवाल है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वो कौन सी अवस्था में है। चार यहाँ पर अवस्था दिया गया है और आप लोग को दोस्तों राइट ऑप्शन को चूज करना है और इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संक्रियात्मक अवस्था में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आप लोग का सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए यानी उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में आप लोग का सवाल है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संपृक्त की व्याख्या करने में सक्षम है, वो अवस्था कौन सी है। ऑप्शन में आप लोग का है विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है। आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण एवं समूह गुण। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में सवाल है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने
छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा? ठीक है, यह प्रश्न क्या संकेत करता है? तो दोस्तों यह संकेत करता है किसका? याद रखिएगा, ये सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है यानी साइन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आप लोग का सवाल है कि उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी हॉट्स पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में सवाल है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबोधिकता की अधिकता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगैत्यात्मक बुद्धि? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तार्किक बुद्धि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में सवाल है कि एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं, रटना, सूत्र, तर्क की समझ या फिर ज्ञान? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रटना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में सवाल है कि अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गणित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में सवाल है कि बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मूर्त से अमूर्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में सवाल है कि गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी यहाँ पर आप लोग का ए, बी और सी सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, किसकी ओर दर्शाता है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी तार्किक। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हर्बर्ट। तो इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि प्राइमरी लेवल पर गणित का महत्व कैसा है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है दोस्तों मानसिक होता है यानी मेंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 गणित विज्ञान क्या है? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर टू का सी। तो गणित विज्ञान क्या है दोस्तों? गणित विज्ञान एक गणना है। क्वेश्चन नंबर 23 विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षक पर। तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर क्या होता है दोस्तों? डिपेंड रहता है यानी निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 अनुपस्थिति किसके द्वारा रोकी जा सकती है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके अनुपस्थिति को रोकी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 गणित की प्रकृति कैसी होती है? ये दोस्तों पहले ही आप लोग देख चुके हैं। इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी तार्किक। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में सवाल है आप लोग का कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवास रामानुजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आप लोग का सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2020 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संख्यात्मक कौशलों का विकास। क्वेश्चन नंबर 28
28 में आप लोग का सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मैथ शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है एनसीईआरटी 2020। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2020 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यह करता है दोस्तों एक संकल्पना पर दूसरी संकल्प बनाना। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2020 किस पर बल देती है? आंसर हो जाएगा इस सवाल का गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है, ये दोस्तों एनसीईआरटी 2020 कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।